हमारे ख़ास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ ख़ास मेहमान रेलवे में लोको पायलट सलीम स्वतंत्र साहब। सलीम स्वतंत्र साहब से इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और रेलवे में रहते हुए भी इन्होंने काव्य यात्रा अपनी जारी रखी, इसके बारे में भी इनसे हम विस्तार से बात करेंगे। आइए बात करते हैं सलीम स्वतंत्र साहब से। सलीम स्वतंत्र साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सलीम जी, आप पहले तो अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और किन किन पदों पर रखकर आपने सेवा की और आखिरी में आप कब रेल से जुड़े? जी सर, मेरा जन्म स्थान 23 जून 1967 जी हिंडौन सिटी के पास जी ग्राम भंडारी, जिला सवाई माधोपुर, जी अभी फ़िलहाल करौली है, जी जी वहाँ हुआ था। और संयोग के साथ सर कि 70 के दशक में, 70 के दशक में एक महामारी आई थी जी, लाल बुखार करके। बिल्कुल। उसमें एक साथ ही मेरे माता पिता और बड़े भाई तीनों एक्सपायर हो गए थे। जी जी मैं मात्र 14 महीने का था। तो मेरे नाना जी और नानी जी, हम दोनों भाई बहनों को लेके वहाँ से आ गए। जी जी तो इस तरह मतलब हम लोग बच गए दोनों ही, मान लो। तो उसके बाद नाना जी के यहीं हमारा पालन पोषण हुआ। जी उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया। और शिक्षा दीक्षा मेरी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हुई। जी। तो नाना जी रेलवे में थे, ऑडिट में थे। तो हम तो महाराष्ट्र भी रहे, गुजरात भी रहे, मध्य प्रदेश यानी देश भर की यात्रा की हाँ जी। आपने। तो ज़्यादा शिक्षा मेरी मध्य प्रदेश में हुई। जी। तीसरी कक्षा तक मैं राजस्थान में पढ़ा। उसके बाद फिर सीधा महाराष्ट्र चला गया। अच्छा। फिर आते आते मध्य प्रदेश, राजस्थान से दोबारा फिर राजस्थान में। जी जी जी। सबसे पहले मेरा जो चयन केंद्रीय अपना स्टेट गवर्नमेंट में हुआ, रिको जी क्रम संघ में। जी। वहाँ मैंने 4.5 साल सेवा की इलेक्ट्रीशियन पद पर रहते हुए। उसके बाद फिर मेरा चयन केंद्रीय जल आयोग में हुआ, जी। नर्मदा नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड में, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण में। जी। तो उसमें रहा मैं 4 साल। 97 में फिर वहाँ से छोड़ के रेलवे ज्वाइन किया। जी। और तब से रेलवे में ही बराबर लगातार सेवा में। जी। 27 साल करीब हो चुके हैं। जी। सलीम साहब, आपका अलग अलग भागों का अनुभव रहा है। जी जी। अब वर्तमान में आप रेलवे लोको पायलट हैं, तो कैसे आपने काव्य यात्रा शुरू की आपकी? काव्य यात्रा के लिए सर, मेरा जो मैं इंदौर में था। जी जी। तो आकाशवाणी इंदौर श्रमिक जगत कार्यक्रम आता है जी। शाम पौने 7 से 7 बजे तक, 15 मिनट का रहता है। जी जी। उसी मेरा सबसे पहला वही मेरी काव्य गोष्ठी में हुआ था, श्रम करो मजदूर साथियों। जी। ये मेरा गीत हुआ। अच्छा, बहुत बढ़िया। और काव्य यात्रा तो सर ऐसा था कि मैं शायद मेरे ख्याल से सन 83 की बात होगी, 83 की। जी जी। तो हमारे हिंदी के लेक्चरर थे श्री BL गुप्ता जी। तो गुप्ता साहब ने हमें सैटरडे को, शनिवार को एक प्रश्न दिया। जी। तो प्रश्न ये था, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक व्यंग्य था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अच्छा। तो उन्होंने एक प्रश्न दिया, भाई आप सभी लोग कल संडे को इस प्रश्न का उत्तर लिख के लाना कि आप नाखून काटने या नाखून बढ़ाने किस चीज़ से सहमत हो, तर्क सहित उत्तर दीजिए। बिल्कुल। तो सभी बच्चों ने अपने हिसाब से संडे को अपने अपने हिसाब से उत्तर लिखा सभी ने। जी जी। लेकिन मैंने क्या है कि मैंने कुछ अलग ही हट के उत्तर लिखा। तो जाके सोमवार को हम गए, गुप्ता साहब का पीरियड आया। उन्होंने कहा, भाई कल का जो आपको शनिवार को जो प्रश्न दिया था हमने, जी जी, वो लेख बताओ। सब ने अपने भी कॉपी रख दी। हाँ। उन्होंने देखते देखते मेरी कॉपी देखी, इधर आओ। तो मेरे से बोला, ये किसने लिखवाया? मैं सर मैंने लिखा। कि आपने लोग घर से तो किसी ने लिखवाया? मैं सर नहीं लिखवाया। तो मेरे को प्रिंसिपल साहब के पास ले गए। अच्छा। तो
प्रिंसिपल साहब थे हमारे डॉक्टर वसीम जी अहमद, भोपाल के थे। जी तो मैं भी डर गया, मैंने हो सकता है कि गलत कर दिया मैंने। जी जी तो साहब डरा से हमारे प्रिंसिपल साहब रूम के बाहर खड़ा था मैं। तो गुप्ता जी बोले अंदर आओ अंदर आओ। तो अंदर गया, साहब खड़ा हो गया। तो बोला साहब देखो ये सलीम लेके आ रहा है। तो प्रिंसिपल साहब ने उनसे बोला कि लास्ट पीरियड में बोला है ना सभागार में सबको बच्चों को बुलाओ। हाँ हाँ बुलाया सबको, उससे बोला बोलो ये पढ़ के बताओ ये। तो वो साहब वो जो कविता थी जी जी वो इस तरीके से थी बिल्कुल सुनाए आप। कि था भूतकाल में मैं बर्बर पशुओं के साथ चढ़ने वाला और पेड़ों की पत्ती घास मांस आदि से पेट भरने वाला। वाह। कि सदियों तक जंगली बना रहा, जंगलों से मेरा नाता था और जंगल ही मेरी जन्मभूमि, जंगल ही मुझको भाता था। कि धीरे धीरे इतिहास बढ़ा, मैंने मानवता पहचानी और सभ्यता भी कोई चीज़ है पगले, यही बात मन में ठानी। कि जंगलों को काट मैंने खेत बनाए, गेहूँ चना और धान उगाए। मैंने अपनी रक्षा के लिए पत्थर धातु के अस्त्र बनाए। इतिहास बढ़ा कलयुग की ओर, मैंने कोटि कोटि शस्त्र बनाए। कि सदियों तक जंगली सभ्यता को मानव सभ्यता के पाठ पढ़ाए। कि इंसाफ करो तुम ही स्वतंत्र, अब मैं बर्बरता कैसे चाहूँ। और नाखून काटना ही अच्छा है ना कि मैं नाखून बढ़ाऊँ। नाखून काटना ही अच्छा है ना कि मैं नाखून बढ़ाऊँ। बहुत तो बढ़िया। ये कविता साहब उन्होंने मेरे को सभी बच्चों के सामने लगाओ इसको जी। और उन्होंने मेरे को 10 रुपये पुरस्कार दिए उस टाइम। बहुत बढ़िया है। तो वहीं से बस मेरी काव्य यात्रा, मतलब वहीं से मेरे को मोटिवेशन मिला। बहुत बढ़िया। और एक कहते हैं एक्स्ट्रा ऊर्जा मिली कुछ लिखने की। जी जी। तो सना और ये कविता मेरी उन्होंने उस टाइम तो वो चलते थे हाथ से लिखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रिंसिपल रूम में बहुत टाइम लगी रही है वो। अच्छा सलीम साहब, आप जब से रेलवे में हो जी सर। और काव्य यात्रा में भी आप काफ़ी सजग रहे हो, कैसे समय निकाल के अपना काव्य लेखन शुरू रखते हैं आप? समय का तो सब ये ऐसा है कि आदमी कहते हैं ना कि कवि को विषय मिलना चाहिए। जी। अगर आपके कहते हैं ना मस्तिष्क में अगर विषय कोई आ गया जी तो वो यात्रा अपने आप शुरू हो जाती है। बहुत बढ़िया। ये बात है। अभी जैसे मैं बाल साहित्य पे काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। मेरी दूसरी पुस्तक काव्य, ये पहली पुस्तक है मेरी काव्य पथ जी। और दूसरी पुस्तक अभी काव्य सुधा छपरी है। जी जी। जो आपके गौतम साहब ही, नवीन गौतम जी। जी हाँ। काव्यांजलि प्रकाशन। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें तीसरी पुस्तक मेरा क्या बाल साहित्य के ऊपर भी विचार चल रहा है। बहुत बढ़िया। काफ़ी हद तक जल्दी से जल्दी कर दूंगा। अब मैं भी मेरा सब चल रहा है, मोबाइल साथी, भेड़ कहानी, खरगोश, शेर चीते। अब ये रात को रेल के लिए ना, ये रात को रेल के मेरे को था रेल पे क्यों भी लिखना है बच्चों के लिए। तो ये रात को रेल के लिए भी ऐसे ही तो सब्जेक्ट होना चाहिए दिमाग में। बिल्कुल। तो कविता अपने आप चलती है। बहुत ये है। आपने पहला काव्य पाठ कब किया था सर? पहला काव्य पाठ सर मैंने श्यामगढ़ मध्य प्रदेश में किया था जी। उसमें डॉक्टर श्रीमंगल सिंह सुमन और जो भारत के राजदूत रहे कई देशों में, और डॉक्टर श्रीकृष्ण सरल जो अशोकनगर उज्जैन के थे। ये सलीम स्वतंत्र नाम उन्होंने दिया था मेरे को। अरे वाह। तो एक हमारी वो था, और दूसरा एक कालाखेत मंसूर में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हुआ था। ये जो होता है ना आपका कार्तिक मेला लगता है जी जी। एक कार्तिक मेले के अंदर उसमें हुआ था कवि सम्मेलन। बहुत तो लगभग इन्हीं ये दो कवि सम्मेलनों से मेरे को ज़्यादातर ये लोगों के पहचान मिली। मतलब बहुत बढ़िया। आपने जो साहित्य लिखा तो वैसे प्रेरणा स्रोत आपके कौन है, किन्हें मानते हैं आप? प्रेरणा स्रोत के लिए सर तो मैं तो आपने से बताया मेरे परिवार में जी, मेरे मामा श्री डॉक्टर फैज़ मोहम्मद फैज़ जी, जो जाना पहचाना नाम है देश भर में, प्रधान अध्यापक से रिटायर हुए थे उस टाइम जी। और वो तो कई कवि सम्मेलनों में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। बिल्कुल। दशहरा मेला कोटा में काफ़ी टाइम तक आए हो। हाँ। तो लगभग पारिवारिक माहौल में उन्हीं से मतलब एक शिक्षा मिली, प्रेरणा मिली जी। बाकी जैसे डॉक्टर श्रीमंगल सिंह सुमन साहब हैं, डॉक्टर श्रीकृष्ण सरल हैं, आपके जो गीतकार थे आपके जिन्होंने ये क्रांति फिल्म का गाना लिखा था, आनंद साहब जी, जिन्होंने ये लिखा था जिंदगी की न टूटे लड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये जो गीतकार ये इनके भाई थे, शामिल रहते थे जी जी। तो वो आते रहते थे, तो वो भी हमको बताते थे कैसे क्या है क्या नहीं, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, साहित्य में क्या क्या प्रतिभाएं, क्या क्या योग्यताएं हैं, है ना, कितना इसमें आपको आगे बढ़ सकते हो, आप फिल्मों में भी जा सकते हो, जैसे मैं गया ऐसे बताते थे वो जी जी। तो ये हमारे प्रेरणा स्रोत थे। बिल्कुल।
कोई रचना हो आपकी, जी। सुनाए दर्शकों को। मेरी रचना है बेटी, हाँ, सुनाए। जो कई कवि सम्मेलनों में काफ़ी पसंद की गई। जी जी। और ये रचना रेलवे जोनल रेलवे से, जी जी। ये एक पत्रिका निकलती है हमारी राजभाषा सरिता, उसमें ही प्रकाशित हुई कि फूलों जैसी महके बेटी, फूलों जैसी महके बेटी, चिड़ियों जैसी चहके बेटी, और बेटी से घर लगे सुहाना, आंगन की रौनक है बेटी। वाह, बहुत बढ़िया। कि प्यारी सी सूरत है बेटी, ममता की मूरत है बेटी, और बेटी नाम उजाले का है, चंदा है सूरज है बेटी। कि बहन बहू और माँ है बेटी, परिवार की जाँ है बेटी, और बेटी बिन संसार अधूरा, हर घर की पहचान है बेटी। कि बेटी को तुम बोझ न समझो, और बेटी जग की है कल्याणी, और जग जननी दुखानी बेटी, बेटी स्वयं एक कहानी। कि रोको भ्रूण हत्या बेटी की, रोको भ्रूण हत्या बेटी की, और बेटी को पैदा होने दो, और उसको भी जीने का हक है, जीवन उसको भी जीने दो। कि मत रो वो बेटी होने पर, मत रो वो बेटी होने पर, और इतनी बुरी ना होती बेटी, और भाग्यवान है बेटी वाले, नहीं अभागिन होती बेटी। कि बेटी बेटों से बढ़कर है, बेटी बेटों से बढ़कर है, मर्यादा है आन है बेटी, और बेटी बेटा बन सकती है, बेटा ना बन सकता बेटी। कि आओ हम सब ये प्रण करें, आओ हम सब ये प्रण करें, यूँ माँ को ना रोने देंगे, अब और किसी भी बेटी की भ्रूण हत्या ना होने देंगे, अब और किसी भी बेटी की भ्रूण हत्या ना होने देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कविता। जी सर। मतलब सलीम साहब आपकी। सलीम साहब, आपने जो आपकी जो ये पुस्तक आ गई, जी सर, और भी आपकी पुस्तक आने वाली, समाज के लिए क्या आपने संदेश दिया इन कृतियों में? जी सर, मेरी लगभग पुस्तक का चाहे कोई भी रचना हो, जी, सब समाज के लिए कोई ना कोई उद्देश्य देती है। बिल्कुल। और कोई भी साहित्य हो, साहित्यकार कुछ भी रचना करता है, कुछ भी रचित करता है, जी जी, तो समाज को के नज़रिए को देखते हुए करता है। बहुत भाई बढ़िया। मेरे जो साहित्य से, या मेरे लेखन से, या मेरी कविता से, कहानियों से समाज को कुछ ना कुछ संदेश जाए, जी वो उसमें कुछ सुधार करें। तो हर लेखक का एक ही होता है, जी। समाज को कुछ देना। जी। किन किन विधाओं में लिखा सलीम साहब आपने, और कितना लिख चुके हैं अभी तक? सर मेरी तो ये पहली पुस्तक है जी। काव्यपथ, जी दूसरी पुस्तक अभी काव्य सुधा आ रही है, जी तीसरा में एक ये भी जल्दी से जल्द होगी, बाल साहित्य के बाल ऊपर एक साहित्य। काम कर रहा हूँ मैं। जी, इसमें भी 50-60 कविता हो चुकी हैं, और जल्द से जल्द में इसको भी वाह। करवाने का विचार है। बहुत बढ़िया। तो ये जो आपकी कृतियाँ हैं, ये क्या साहित्य अकादमी से निकल रही है, या नहीं सर, मतलब? मेरी खुद ही निकाली है मैंने। वाह, हाँ, अभी गौतम जी बोल रहे थे जी जी कि यार साहित्य अकादमी के अभी 31 अगस्त तक है लास्ट डेट। जी जी, वो जो काव्य सुविधा की जो है पांडुलिपि, वे है। फटाफट तैयार करके अपन वहाँ अप्लाई कर देते हैं, हाँ हाँ तो बोलो वहाँ से अपनों सहायता मिल जाएगी तो थोड़ा बढ़िया रह जाएगा। हाँ हाँ, मैं ठीक है सर, करके देख लो। उनके तो वो बोल रहे थे अभी, जी जी। मैं ठीक है सर, ऐसा कर लो। सलीम साहब, आज वास्तव में बाल साहित्य जो है जी जी, वो बहुत कम लिखा जा रहा है। बेशक सर। आपने भी एक अच्छी पहल की है, क्योंकि आज जो बच्चों के लिए कोई ऐसी मतलब ऐसा साहित्य सामने नहीं आ रहा, ताकि बच्चे भी भटकाव सा महसूस करते हैं। तो इस बाल साहित्य में आपने क्या मतलब सोच डाली है उसमें? बाल साहित्य में सर मैंने बच्चों के लिए अलग अलग हर विषय को लगभग लिखा है, जी, और बच्चे देश का भविष्य हैं, बिल्कुल। आने वाले कल के कर्णधार हैं। तो बच्चों को हम कम से कम ऐसी शिक्षा दें कि वो हर मतलब एक कहते हैं ना, अपना सही मार्ग चुनें, बिल्कुल सही राह पे चलें, हर बुराई से बचें, और सही साहित्य पढ़ें। बिल्कुल। तो उन्हीं को देख बहुत सारी कविताएं लिखी हैं मैंने, ये तो रात को ही लिखी लगभग जी कविता रेल, हाँ हाँ, जिससे मैं खुद वो करता हूँ जी जी, कि छुक 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 चलती रेल, और देखो कैसी रेलम पेल। छुक 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 चलती रेल, देखो कैसी रेलम पेल, और आगे इंजन पीछे गाड़ी, चलती सीधी चलती आड़ी, और कैसा ये डिब्बों का खेल, छुक 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 चलती रेल। वाह, कि दुर्गम पर्वत नदियाँ नाले, और ऊंचे नीचे टीले काले, सब चढ़ जाती रेल हमारी, कोई इसकी राह न टाले। वाह, कि सारी सुविधा मिलती इसमें, इसका हर सिस्टम है वेल, और छुक 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 चलती रेल। कि टिकट रेल का पहले लेते, टिकट रेल का पहले लेते, बाद में हम स्टेशन जाते, और गाड़ी जब स्टेशन आती, फुर्ती से उसमें चढ़ जाते। वाह, टिकट रेल का पहले लेते,
बाद में हम स्टेशन जाते और गाड़ी जब स्टेशन आती फुर्ती से उसमें चढ़ जाते कि भीड़ सभी में मिलती हमको, भीड़ सभी में मिलती हमको, और गाड़ी सवारी हो या मेल, और छुक छुक चढ़ती रेल। वाह वाह वाह। कि रेल भागती पेड़ भागते, रेल भागती पेड़ भागते, कोई सोए कोई जागते, घर जैसे सारे सुख में इसमें, जो भी चाहो मिलता इसमें, और बिना टिकट जो करे यात्रा उसको हो जाती है जेल, छुक छुक चलती रहे। ये हो गरीब या पैसे वाला, वाह। हो गरीब या पैसे वाला, सबको लेकर चलती रेल, और भेदभाव ना करे किसी से, साथ सभी से इसका मेल। वाह। हो गरीब हो या पैसे वाला, हो गरीब या पैसे वाला, सबको लेकर चलती रेल, और भेदभाव ना करे किसी से, साथ सभी से इसका मेल। और बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, सबको प्यार लगाती रेल, सबको प्यारी लगती रेल, और छुक छुक चलती रेल। वाह, बहुत सुंदर आपने बाल कविता लिखी। जी सर। और उसमें एक शिक्षा का भाव भी आपने समाया इसमें, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। सलीम साहब, आप देश भर में रहे, जी सर। अलग अलग प्रांतों में, कोटा में भी जब आप आए तो यहाँ भी आपको एक साहित्यिक माहौल मिला। तो यहाँ किन किन साहित्यकारों से आपका जुड़ाव रहा, जिनसे कुछ आगे सीखने को भी मिला? जी सर। सब पहले तो मैंने आपको बताया डॉक्टर आर.सी. शर्मा आर.सी. जी है ना, डॉक्टर युवराज सिंह कर्मयोगी जी, के.आर. निर्मल साहब, डॉक्टर वीरेंद्र विद्यार्थी साहब जी, तो अभी डॉक्टर भगवती प्रसाद गौतम जी, रामू भैया रामू, है ना, डॉक्टर बशीर अहमद मयूब, डॉक्टर अपना सलीम अफरीदी साहब। बिल्कुल। तो ये लोग, इन लोगों के साथ में रह के मैंने काफ़ी, जमील कुरैशी साहब जी, तो इनके साथ मैंने काफ़ी पोस्टों में करके बाद काफ़ी कुछ बड़ा इनसे सीख ली। जी, और यही मतलब मेरी जो वर्तमान प्रेरणा स्रोत थी यही लगभग मान लो। बिल्कुल। तो यही मुझे नई नई जो कमियां होती बताते हैं जी, कुछ आगे बढ़ने की। बहुत जैसे अभी कर्मयोगी जी ने कहा, यार सलीम भाई ये बहुत लिख लिया, आप बच्चों पे लिखो आप। जी, तो मैंने उसको एक, अभी मैं ठीक है जल्द से जल्द मैं तैयारी कर दूँ बच्चों की। बिल्कुल तो बिल्कुल। बच्चों के ऊपर अभी 50-60 कविता हो चुकी हैं। मैं सोच रहा हूँ 70-60-70 हो जाए तो उसके बाद इसके काव्य सुधा के बाद ये बच्चों को फिर दूंगा। जी जी गौतम साहब को। जी। आपने कविताओं के अलावा कोई लेख या कोई कथा या लघु कथा कुछ लिखने का आपका विचार है? हाँ लिखी है सर। अच्छा। और मेरे को पुरस्कार मिला उसका, उनकी याद में मैंने कविता लिखी थी। अच्छा। तो कहानी लिखी थी। जी जी। जो आपके देश की धरती अखबार था जी, इन्होंने निकाल दी। अच्छा। तो वो, और कई लेख, छोटी कहानी भी लिखी है, लघु कथा भी लिखी है। जी जी। लेख भी लिखे हैं। वो भी क्या कृति के रूप में समाज के सामने लाना चाहोगे? क्या है आपका मान? भाई कोई भी लेख है ना, मैंने बताया जी जी। कि समाज को दृष्टिगत रखते हुए लिखा जाता है। हाँ कि भाई मेरे लेख से समाज में जो कुछ कमियां हैं, जो समाज में कुरीतियां हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो समाज में नहीं होना चाहिए जी, लेकिन आज भी हो रही हैं, है ना। जैसे बाल विवाह है, दहेज प्रकरण, कई चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होना चाहिए लेकिन आज भी हो रही है, कोई रोक नहीं पा रहा है इसको। हम चाहते हैं दहेज के लिए हमारी बेटियां देख लो, बिल्कुल हर सही। परिवार में बड़ी बड़ी बच्चियां बैठी हैं, गरीब की बेटियां बैठी हैं। बिल्कुल तो कम से कम ऐसा एक समानता है या समरूपता है समाज में, जी सबको एक दृष्टि से वो रोक सके। जी। तो ये गलत हो रहा है। हाँ हाँ। तो कई लेख मैंने कई लिखे हैं। जी जी। और कोई कविता हो तो और सुनाया? जी जी। इसमें आदमी की मनस्थिति बताई गई है जी, कि आदमी दूसरे को किस नज़रिए से देखता है, अपने को किस नज़रिए से देखता है। बिल्कुल। तो एक नेताजी बड़े ज़ोर शोर से एक दहेज विरोधी आंदोलन को संबोधित कर रहे थे। वे ऊंचे स्वर में कह रहे थे, दहेज लेना पाप है, ये सामाजिक अभिशाप है। वे ऊंचे स्वर में कह रहे थे, दहेज लेना पाप है, ये सामाजिक अभिशाप है। जो भी दहेज लेगा कानून से दंडित करेगा, जो भी दहेज देगा समाज उसे खंडित करेगा। अतः आइए हम सब इससे लड़ें, अस्तित्व ही नष्ट कर दें, मिटा दें इसकी जड़ें। वाह। सभा खत्म हुई, हे भगवान तेरी लीला भी क्या शानी है कि आज ही नेताजी की लड़की की बारात जानी है। अकस्मात मैं भी उस बारात में गया तो देखता हूँ क्या कि वही नेताजी जो कल दहेज विरोधी आंदोलन को संबोधित कर रहे थे, दहेज ले रहे थे और गिरगिट की तरह रंग बदल कर बारातियों से कह रहे थे, दहेज अपनी शान है, अरे ये तो छोटा सा सामाजिक सम्मान है। दहेज अपनी शान है, अरे ये तो छोटा सा सामाजिक सम्मान है। ये देख मैंने पल भर को सोचा कि जब लड़ता ही नहीं मानव तो कैसे मिटेगा दहेज का दहेज दानव। ये देख मैंने पल भर को सोचा कि जब लड़ता ही नहीं मानव तो कैसे मिटेगा दहेज का ये दानव। कि स्वतंत्र मुझे खेद है
क्योंकि वही लोग दहेज ले रहे हैं जो समाज में जोरों से कह रहे हैं दुल्हन ही दहेज है, दुल्हन ही दहेज है। बहुत सुंदर व्यंग्य है, वास्तव में बहुत ज्ञानवर्धक व्यंग्य है सलीम साहब। जी सलीम साहब, आपकी कोई बड़ी उपलब्धि जो आपको कोई पुरस्कार कई काव्य गोष्ठियों में या आपके रेल विभाग की ओर से मिले हों, हमारे दर्शकों को पुरस्कार बताएं। खूब मिले सर, कोई कमी नहीं पुरस्कार में। जी हाँ, अब कोटा की लगभग सभी संस्थाओं से मेरे को पुरस्कृत किया जा चुका है जी जी, और 9 DRM अवार्ड मिल चुके हैं। बहुत बढ़िया। हाँ जी सर। सलीम साहब, आज बचपन खोसा गया है बच्चों का। जी सर। पहले बच्चे नाना नानी के घर जाते थे और एक अलग ही माहौल होता था, और आज का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हो बच्चों की क्या हालत है, तो आपने इस पर भी कुछ लिखा? जी सर। हाँ, सुनाए। गर्मी की छुट्टी लगते ही नाना नानी के घर जाना, अब न परीक्षा अब न पढ़ाई, अब न चलेगा कोई बहाना, कि पूरे 10 महीने तक हमको नानी की है याद सताती, और कब आओगे नानी के घर मामा की चिट्ठी है आती। वाह, बहुत बढ़िया। कि नानी हम पर स्नेह लुटाती, नानी हम पर स्नेह लुटाती, अच्छी अच्छी चीज़ खिलाती, और जब बिस्तर पर सोने जाते परियों वाली कथा सुनाती। बहुत बढ़िया। कि नाना हमको खेत घुमाते, नाना हमको खेत घुमाते, पोखर में हमको नहलाते, और पानी में अटखेली करके नाना को हम खूब छकाते, कि मामा चिड़िया घर ले जाते। देखो साहब, ऐसा नाना जी के बाद मामा जी का आता जी, है जी, कि मामा चिड़िया घर ले जाते, और सबको आइसक्रीम खिलाते, और बंदर भालू शेर परिंदे मगरमच्छ हमको दिखलाते। वाह, बहुत कि बढ़िया। नाना के घर मौसी मिलती, नाना के घर मौसी मिलती, और मिलते मौसी जी के बच्चे, और सब मिलकर हुड़दंग बचाते, दिन लगते वो कितने अच्छे। कि तरबूजा खरबूजा आम, तरबूजा खरबूजा आम, और तरककड़ी सुबह से शाम, और दिन भर खाना शोर मचाना, बस यही था अपना काम। वाह, कि छुट्टी अब बेमजा हो गई, छुट्टी अब बेमजा हो गई, बच्चों को ये सजा हो गई, और छीनी बच्चों की आज़ादी, और बचपन को दे दी बर्बादी। कि होमवर्क की जिम्मेदारी, होमवर्क की जिम्मेदारी, स्कूल एडमिशन की तैयारी, और तरह तरह के समर कोर्स ने बच्चों को दे दी बीमारी। बहुत बढ़िया। कि आज भी गर्मी की छुट्टी है, आज भी गर्मी की छुट्टी है, पर छुट्टी का क्या मतलब है, अब गर्मी ही गर्मी दिखती, छुट्टी उसमें से गायब है, वाह। छुट्टी उसमें से गायब है। बहुत सुंदर बाल साहित्य आपने लिखा। जी सर। और जाते जाते एक और कविता आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। आखिरी कविता सर एक गजल के रूप में बोल रहा हूँ। हाँ चाह रहा हूँ हाँ, आपको। बिल्कुल सुनाइए। जो समाज के नाम एक संदेश है जी। कि जो जी आया वो बोलते जा रहे हैं, जो जी आया वो बोलते जा रहे हैं, और फिज़ा में जहर घोलते जा रहे हैं। जो जी आया वो बोलते जा रहे हैं, और फिज़ा में जहर घोलते जा रहे हैं। कि दफन की जो बातें हमेशा को हमने, वाह, दफन की जो बातें हमेशा को हमने, परत दर परत खोलते जा रहे हैं। वाह। कि कोई सच को सच मानता ही नहीं है, कोई सच को सच मानता ही नहीं है, और कुरान उपनिषद खोलते जा रहे हैं। कि लगी जाने किसकी नज़र इस शहर को, लगी जाने किसकी नज़र इस शहर को, यही बात सब बोलते जा रहे हैं। वाह, कि जहाँ देखो मंदिर और मस्जिद की बातें, जहाँ देखो मंदिर और मस्जिद की बातें, सियासत के संग तोलते जा रहे हैं। कि सलीम बदनसीबी यही है हमारी, वाह, सलीम बदनसीबी यही है हमारी, हम अफवाहों में डोलते जा रहे हैं, हम अफवाहों में डोलते जा रहे हैं। बहुत खूब। समाज को ये चाहिए कि ईश्वर ने हमें बिल्कुल 2 आँखें दी हैं ताकि हम सच देख सकें, बिल्कुल 2 कान दिए हैं ताकि सच सुन सकें, बिल्कुल है ना, और जो मस्तिष्क से जो हमारा दिमाग दिया है उसे सही निर्णय ले सकें। बिल्कुल। तो आदमी को हमेशा कहीं भी, है ना, चाहे कोई भी किसी आदमी हो, हमेशा जाति धर्म से उठकर सोचो, बिल्कुल क्या मानव कल्याण की, समाज कल्याण की बात करें। बिल्कुल। तो यही समाज के नाम संदेश है कि खुली आँख, है ना, खुला कान और स्वस्थ दिमाग, है ना, बिल्कुल। रखें, उसी उस देख के सोचें। धन्यवाद। सलीम साहब, आप का जो साहित्य जो सृजन जी है सर। ये अनवरत जारी रहेगा या बिल्कुल। मतलब आप इसको एक निश्चित समय के बाद बंद कर देंगे? नहीं सर, ये तो जब तक जीवन है तब तक जारी रहेगा। जी 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 जी, जब तक अंतिम सांस तक जारी रहेगा, इसको छोड़ सकते ही नहीं। ये मतलब साहित्य मेरा जीवन मान लो, जी जी, या जीवन साहित्य या साहित्य मेरा जीवन है, ये एक दूसरे बहुत बहुत बढ़िया बात। ये थे हमारे साथ रेलवे लोको पायलट सलीम स्वतंत्र साहब। सलीम स्वतंत्र साहब ने
की एक पुस्तक समाज के सामने आ चुकी है। दूसरी पुस्तक प्रकाशाधीन है जी सर। और काफ़ी, और तीसरी जो बाल जो साहित्य है वो भी ये आज के जो बच्चे हैं, बचपन जो बच्चे हैं उनके लिए लेकर आ रहे हैं जल्दी ही, और वह भी जल्द आपके सामने होगी। इन्होंने अपनी सेवा के साथ साहित्य सृजन बराबर जारी रख रहे हैं, और इनका मानना है कि आने वाले समय में भी ये इनकी कलम नहीं थमेगी। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।